हेलो बच्चों, आप लोग आज 11th में अब आए हो और ये अकाउंट्स आपके लिए बिल्कुल न्यू है। आपसे पहले आपने अकाउंट्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको कुछ चीज़ें डिटेल्स में बताऊँगा। सबसे पहले वो बहुत ही इजी मेथड में बताऊँगा। बहुत बच्चे अब ध्यान से देखें, ठीक है, और अच्छी तरह से इसको समझें। इस बुक को हम डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कहते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से भी ये जाना जाता है। आज हम चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 है हमारा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। बट इससे पहले आपको कुछ हम मार्किंग स्कीम के बारे में हम बता दें कि मार्किंग स्कीम हमारा क्या है और किस तरह से आपके सीबीएसई ने मार्क्स अलाउड किए हैं, ठीक है। थ्योरी और प्रैक्टिकल मीन्स की कुछ थ्योरिकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे। उन दोनों को मिला के 80 मार्क्स का टोटल आपका होगा और एक आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा जिस पे आपका 20 मार्क्स का होगा। यानी इन दोनों को ऐड करें तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 मार्क्स का ये पेपर होता है, ठीक है। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए में आपका जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, यानी ज़्यादातर थ्योरीज बेस ही ये सब है। इसमें आपका जो है कौन कौन से चैप्टर 1 to 5 चैप्टर्स आते हैं 12 मार्क्स का। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, जिसमें कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, हाँ, इन सब चीज़ों के बारे में हमें डिटेल्स पढ़ना है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग किसके बेस पे होता है, ये सब चीज़ें हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, ये थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही इसमें हैं। तो यहाँ ये पूरा एक तरह से थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जिसको हम पढ़ेंगे यूनिट 1 में, और ये यूनिट 1 से आपका 12 मार्क्स का पेपर बनता है बेटा। इसके बाद आते हैं हम सेकेंड यूनिट, हाँ, अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं इसको। अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें 12 चैप्टर्स आते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर हम टीएस ग्रेवाल सर की बुक से मैं आपको करवाऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊं तो इसमें 12 चैप्टर्स होते हैं जो 40 मार्क्स का होता है, राइट। अब वो 40 मार्क्स में क्या क्या है, रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट आएगा, वाउचर्स एंड ट्रांजैक्शंस होंगे, जनरल लेजर, स्पेसिफिक पर्पस, कैश बुक, अदर बुक्स, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, ये सब हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे जो 11th के बुक में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये 12 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। एंड अब आते हैं हम पार्ट बी। पार्ट बी हमारा जो होता है, पार्ट बी हमारा क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर फ्रॉम द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पढ़ना है। और यूनिट 3 आपका जो आएगा वो आपका इन चैप्टर 18 हमारा इसके अंदर आएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। 19th होगा एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और नेक्स्ट आपका है सिंगल एंट्री, जिसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। ये हमारा फाइनेंशियल रिकॉर्ड होगा, ठीक है, जिसमें कंप्लीट, ये इनकम्प्लीट इसलिए कहते हैं कि इसका बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे क्यों कहते हैं हमें इसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये 3 चैप्टर्स 20 मार्क्स का होता है, राइट। एंड 4th यूनिट आपका है कंप्यूटर ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कई जगह तो सिर्फ कंप्यूटर ऑफ अकाउंटिंग ही आता है और एक आपका नया जो चैप्टर्स ऐड कर दिया गया है, ठीक है, वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली करके है। इन 2 चैप्टर्स को ऐड करके ये 8 मार्क्स का होता है। यानी टोटल अगर हम करते हैं तो रिटेन आपका जो होगा वो 80 मार्क्स का रिटेन आपका टेस्ट होगा फाइनल में। एंड सी पार्ट आपका पार्ट सी होता है। पार्ट सी आपका प्रोजेक्ट वर्क कहलाता है। प्रोजेक्ट में आपको फाइल बनानी पड़ेगी, वाइवा होगा, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बिहाव पे आपके 20 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, तो टोटल आपका आ जाएगा मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक मार्किंग स्कीम आपको क्लियर हो गया होगा और आगे हम चैप्टर्स से डिटेल्स बताते जाएंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने जिक्र किया था आपसे। अब ये हमारा है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर 1।
इसके डेफिनेशंस हमारा अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AICPA के नाम से जानते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशंस दी गई है। लेकिन इस डेफिनेशंस को समझाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, एट्रीब्यूट जो है उसको समझाओ। ये तीनों का मीनिंग बेटर सेम ही है। अगर ये तीन चीज़ों में से कुछ भी पूछा जाता है तो आप जो मैं अभी बता रहा हूँ वही चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। तो अब देखिए, आप अगर ये चीज़ें समझ गए तो इस डेफिनेशंस को समझना बहुत ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं पहले ये करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब आते हैं हम पहले हम कैरेक्टर फीचर्स इसके और को समझते हैं कि क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला पॉइंट, अब ये आप देख रहे होंगे कि मैंने शॉर्ट फॉर्म पहले ही सबके लिख दिए हैं, ठीक है। वो मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, क्या होता है बेटा, आप जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि ये एक बिजनेसमैन है, राइट। मान लो ये इसका नाम हमने लिख दिया कि मिस्टर एक्स है, राइट। मिस्टर एक्स बिजनेस कर रहे हैं और ये हमारा क्या है, ये मिस्टर एक्स है और ये इसका क्या है, बिजनेस है, राइट। ये मिस्टर एक्स है, इसका क्या है, ये बिजनेस है, राइट। तो अब इसके ये पर्सन दो ट्रांजैक्शंस करता है। ये पर्सन्स क्या करता है, टू टाइप के ट्रांजैक्शंस करता है। अब आपको मैं बताता हूं। एक फर्स्ट ये ट्रांजैक्शंस करता है कि ये परचेज करता है गुड्स, परचेज गुड्स फॉर बिजनेस, राइट। ये परचेज गुड्स करता है फॉर बिजनेस के लिए, और ये अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है, होम इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करता है, राइट। अब ये पर्सन है, ये एक तो बिजनेस के लिए गुड्स परचेज करता है और दूसरा वो कर रहा है क्या, जो घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसकी पेमेंट करता है। तो अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शंस जो है सो हमारा बिजनेस से रिलेटेड है, जिसको हम करेंगे, राइट। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है जिसको हमें करना है। तो बेटा ये वाला जो ट्रांजैक्शंस है ये हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुआ, क्योंकि इसको हम मनी के मेजर, हम अगर गुड्स परचेज करेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, या तो कैश मिलेंगे या क्रेडिट मिलेंगे। अगर हम कैश में क्रेडिट करते हैं तो हमें उसके लिए कैश पे करना पड़ेगा, और क्रेडिट पे करते हैं तो 2 या 3 मंथ्स का टाइम मिलेगा, उसके बाद हमें पे करना पड़ेगा, यानी उधार हम परचेज करें। क्रेडिट का मतलब उधार, ठीक है। तब आप पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आपका बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन ये इसका घर का है, तो इस ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही ये कह रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे आप, ठीक है। तो हम किस तरह का, जो बिजनेस से रिलेटेड और जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, वही ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब एक और इवेंट्स की बात ले लें हम। मान लो दो पर्सन्स के बीच में कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आ जाती है, माने सेल्स मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर, उनके बीच में झगड़ा है, क्वारल है, तो उनकी वजह से जो बिजनेस को प्रॉफिट या जो बिजनेस को लॉस होता है उसका हम रिकॉर्ड नहीं करते इसमें, ठीक है। क्योंकि उसको किसी चीज में हम मनी में मेजर कर ही नहीं सकते, इसलिए हम उसका रिकॉर्ड यहां पे नहीं करते। ये भी ठीक समझ में आ गई होगी बात। इसके बाद है मेजर इन द टर्म ऑफ मनी। जैसे आपको मैंने बताया कि हमने परचेज किया गुड्स, मान लो कि हमने कुछ गुड्स परचेज किया, ठीक है बेटा, गुड्स हमने परचेज किया। तो गुड्स अगर हम परचेज करते हैं, ठीक है, हमने मान लो कि एक गुड्स है, हमने इसको परचेज किया, तो परचेज किया तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैश पे करेंगे, ठीक है। या फिर आप क्रेडिट पे लोगे तो 2 या 3 मंथ्स के बाद आप पे करोगे, या फिर आप क्रेडिट में आप परचेज करते हो तो 2 और 3 मंथ्स के बाद पे करोगे।
तो अल्टीमेट इसका अगर हम बात करें तो यह आपका मनी में तो मेजर हो रहा है ना बेटा, तभी तो कैश की पेमेंट कर रहे हैं हम, या क्रेडिट में हम उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जिस ट्रांजेक्शन्स को का हम मनी में मेजर कर सकते हैं वही आपका अकाउंट्स में हम उसका ही हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो मेजरिंग इन द टर्म ऑफ मनी नहीं होता है तो उसका हम रिकॉर्ड नहीं करते अकाउंटिंग में। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशंस का या कोई भी आपका क्वारल है, इसकी वजह से प्रॉफिट या लॉस हो जाता है, अब सॉरी प्रॉफिट कह रहा हूँ, क्वारल तो होगा तो लॉस ही होगा अल्टीमेट। ठीक है, लेकिन किसी और भी रीजन से अगर सपोज करो कि आपके सेल्समैन का बहुत अच्छा नेचर है जिसकी वजह से कुछ लोग आते हैं, तो उसके नेचर की वजह से कुछ लोग अगर आते हैं आपसे यहाँ से परचेज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम उसके रिकॉर्ड करेंगे कि उसकी वजह से हो रहा है, तो उसको हम मनी के टर्म में हम मेजर ही नहीं कर सकते, इसलिए उसको हम रिकॉर्ड बिजनेस में नहीं करते। ठीक है, तो ये आपका हो गया इन द टर्म ऑफ मनी। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हमारा रिकॉर्डिंग। ठीक है बेटे, रिकॉर्ड हम किस तरह से करते हैं, एक कोई भी अगर हम ट्रांजेक्शन्स लेते हैं, मान लो कि हमने गुड्स परचेज किया है ना, गुड्स परचेज किया या गुड्स को सेल किया, गुड्स सोल्ड। ठीक है, अगर हमने इसको सेल किया तो इसका हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना, बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। किस में रिकॉर्ड करेंगे हम, बुक्स में। ठीक है, बुक्स में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। और जो ये बुक्स होगा, इसको हम जनरली क्या कहते हैं, जो बुक्स में हम रिकॉर्ड करते हैं किसी चीज को, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका जनरल कहलाता है। क्या कहलाएगा वो, जिसके कोई भी किसी भी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड अगर हम बुक्स में करते हैं, वो बुक्स क्या कहलाता है, जनरल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें क्या क्या कैसे हो रहा है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गई बात। थर्ड के बाद अगर हम आते हैं फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमारा है कि क्लासिफिकेशंस। अब जितने भी ये ट्रांजैक्शंस हो रहा है, तो क्या जरूरी थोड़ी है कि हम परचेज एक ही बार करेंगे, राइट। हमने बहुतों बार ट्रांजैक्शंस का परचेज किया, सेल किया, कुछ चीज़ों को कैश में लिया। आराम से अगर मान लो कि कोई एक पर्सन है, सपोज करो हमने रेंट पे किया, रेंट पे हमारा अगर बिजनेस है, रेंट पे किया, तो क्या होगा, ये पर मंथ ही तो हम करेंगे, ये हम क्या करेंगे, पर मंथ हम पे करेंगे। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स होगी जिसका हमें बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर सिस्टमेटिक तरीके से हम करते हैं तो वो हमारा रिकॉर्डिंग कहलाएगा, जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ये ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं और जनरल भी इसे कहते हैं। अब इसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का मतलब हुआ बेटा कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होगी, ठीक है, बहुत सारे हमने परचेज किए, तो जो हमने परचेज किए उसका हमने एक अलग से हमने बुक बना लिया। जितनी भी ऑल परचेजेज की ट्रांजैक्शंस होगी वो इसी बुक्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। वो कैश में हो या वो क्रेडिट में हो, उसका रिकॉर्ड हम परचेज बुक में करेंगे। ठीक है, ये आपका आ जाता है सेल्स। इसको हम सेल्स अकाउंट भी कहते हैं। परचेज का भी परचेज अकाउंट के नाम से जाना जाएगा। इसकी भी जितनी भी सेल्स होगी, हाँ, हम ऑल सेल्स की बात करेंगे, या वो कैश में हो या क्रेडिट पे हो, वो सारे ट्रांजैक्शंस हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स अकाउंट में। ठीक है, फिर इसी तरह से सपोज करो किसी से हम क्रेडिट पे कर रहे हैं, उसका नेम है राम। राम हमारा क्या है, ये क्रेडिटर है जिससे हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं। तो एक ही बार तो हमने परचेज नहीं किया होगा, बहुतों बार परचेज किया होगा। तो राम से जितनी भी ट्रांजैक्शंस राम से हमने किया, वो ऑल ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे इस जगह पे। ठीक है, जिसको हम लेजर कहते हैं। इसको दूसरे लैंग्वेज में अगर हम कहें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लेजर, राइट। जो हम चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे भी, ये भी हमारा एक चैप्टर है लेजर। ठीक है, तो लेजर हम पढ़ेंगे।
अब जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है उसका सबका एक जगह पे रिकॉर्ड हो जाना एक पर्टिकुलर हेड में, उसे हम क्लासिफिकेशंस कहते हैं। तो बेटा यहाँ भी आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। ठीक है, अब हम आते हैं 5th पॉइंट पे। अब बेटा ये हमारा आता है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है? समराइजिंग हमारा क्या होता है? समराइजिंग होता है कि जितने भी हमने ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे किए थे, ठीक है, परचेज का, अब हमने अगर परचेज किया, राइट, तो परचेज किया तो हमारा क्या होगा कि जब हमने परचेज किया तो एक बात ध्यान रखनी है कि परचेज जब हम करते हैं तो जितना भी उसका कभी ना कभी बैलेंस कुछ आएगा कि बच गया इतना, हमारा परचेज का अमाउंट बच गया इतना, हमें क्रेडिटर्स को पे करना है, बैलेंस करके आता है। तो जो बैलेंसिंग फिगर लास्ट में बचती है वो ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं, सारी ट्रांजेक्शन्स है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे? समराइजिंग में। तो यहाँ पे जो है तो 3 पार्ट्स आपको याद रखने हैं कि एक आपका होता है ट्रायल बैलेंस, राइट, तो जितनी भी परचेज की बैलेंस बचेगा, ठीक है, सेल्स का बैलेंस बचेगा, राम के बैलेंस बचेंगे, वो सारे बैलेंस अमाउंट हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा जो बनता है ट्रायल बैलेंस से, वो बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बेटा ट्रेडिंग अकाउंट हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट बनाता है, यानी कहते हैं हम कि फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, और ये आपका जो होता है वो ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एंट्री जिसके अंदर आएगा, ठीक है, और अदर जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो। तो यहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग से होता है और इससे निकलता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, वो हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट होता है, जिसको हम बैलेंस शीट में शिफ्ट कर देते हैं। कहाँ पे करते हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में हमारा 2 पार्ट्स आता है, ठीक है, एक होता है हमारा लायबिलिटी साइड और दूसरा होता है आपका एसेट साइड, और दोनों ही साइड आपका इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारा इसके बाद बनता है, ये हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे की चैप्टर्स में। यहाँ तो थ्योरी में आपको समझना है कि ये चीज़ें समराइजिंग होती क्या है। ठीक है बेटा, अब कई बार क्या होता है, इन केस ऑफ कंपनी की बात अगर हम करें, ठीक है ना, कंपनी की बात करें हम, तो इन केस ऑफ कंपनी में हमारा क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका इसके ही साथ बनता है बैलेंस शीट, कंपनी की बैलेंस शीट बनती है। ये कब होता है? जब इन केस ऑफ कंपनी, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा जो होता है वो सोल प्रोप्राइटर्स बनाता है, ठीक है, और पार्टनरशिप में भी बनता है, जो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए आप, ये आपका अगर हम कलेक्टिवली बात करते हैं कि इकट्ठा इसको क्या कहते हैं, तो ये आपका क्या कहलाता है? फाइनल अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, इसे स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाता है। आते हैं अब कि एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशंस हमारा क्या कहलाता है, ये चीज़ें होती क्या है, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। अब आते हैं हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस हम किसे कहते हैं। अब जब आप ये चीज़ें बना लेते हो तो जो आपका रिजल्ट निकलता है, ठीक है ना, रिजल्ट जो आता है आपका कि प्रॉफिट आया या फिर आपका लॉस आएगा, ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट होगा उसके बिहाफ पे इंटरप्रिटेशंस हम करते हैं कि क्या होना चाहिए, उस पर हम डिस्कशन करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, कि हमें आगे की क्या प्लानिंग करनी चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग हमारा क्या होगा,
ठीक है। मैनेजमेंट इसके अकॉर्डिंग क्या करती है, फ्यूचर की प्लानिंग करती है, ठीक है। रिजल्ट हमारा क्या आता है, वो चीज़ें इंटरप्रेट करते हैं और उसके बिहाफ पे फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है। तो यही आपका एनालाइज किया जाता है एंड इंटरप्रिटेशंस होता है, ठीक है। तो जो फ्यूचर की प्लानिंग है, फ्यूचर की प्लानिंग का मतलब हो गया कि आगे जो है सो इतने अगर हमारा पैसा आ रहा है तो उसको हम आगे कैसे यूज करें। दूसरा, और भी अपने टर्नओवर को कितना इंक्रीज, टर्नओवर मीन्स सेल्स को कितना इंक्रीज करें ताकि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो। और जब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है कि बिजनेस इंक्रीज होगा, और जब बिजनेस इंक्रीज होगा तो आप जो वहाँ पे रह रहे हैं एम्प्लॉय वगैरह उन सबको फ़ायदा होगा, ठीक है। अल्टीमेट ऑनर से लेके एम्प्लॉय सबको वहाँ को बेनिफिट तभी होता है जब उस रेज करता है, जितना आपका डेवलप करेगा बिजनेस उतना ज़्यादा होगा। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे एनालाइज किया जाता है और फ्यूचर की फिर प्लानिंग उसी के बिहाफ पे की जाती है, राइट। 7th पॉइंट आपका है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। अब जो भी हम यहाँ पे है, देखो बहुत अच्छी बात क्या है कि हमने यहाँ पे हमने प्लानिंग कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं उनको, किनको, अपने यूजर्स को। यूजर्स हमारा, इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। यूजर्स यानी अभी समझो आप कि लोगों को, सिंपल वे में, ठीक है। दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल्स, ठीक है। तो हम उनको हम बताते हैं, ठीक है, कि ये हमारा जो है सो फाइनल अकाउंट या फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह सकते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में उनको हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो ये आपको बताते हैं हम कि ये हमारा है, ये अकाउंट हमारा है, इसको आप देखिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका जो बिजनेस है, यानी कि जो कंपनी है या फर्म है या इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस चीज़ को यूजर्स को बताती है। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। अब इसी तरह से अगर आपका एक बार रिवाइज हम कर लेते हैं इसका, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। आइडेंटिफाई, पहले हम ट्रांजैक्शंस को करते हैं कि हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसको मनी में मेजर करते हैं, राइट। इसके बाद हमारा थर्ड काम क्या होता है, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। रिकॉर्ड का मतलब बेटा जर्नल में उसकी एंट्री करते हैं एक बुक में, और फिर इसे हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं, इसे पोस्टिंग भी कहते हैं हम, ठीक है। फिर एक इंडिविजुअल अकाउंट्स में हम उसको पोस्ट करते चले जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है कि हम समराइज करते हैं। समराइज का मतलब कि ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसमें हम सारी चीज़ों को समराइज करते हैं। समराइज का मतलब ही होता है कि समरी निकालना। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई चैप्टर्स आप पढ़ते हो तो कई बार आपको ना समरी लिखने के लिए आता है, तो हम क्या करते हैं, पूरे चैप्टर्स को पढ़ते हैं और फिर उसका हम कंक्लूजन निकालते हैं, समरी निकालते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है। पूरा अकाउंट्स हमने डे बाय डे रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग का मतलब जो भी आपका ट्रांजैक्शंस आता था रेगुलर वे पे, ठीक है, उसको एक सिस्टमेटिक तरह से हम रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, ठीक है। फिर उन सब को इंडिविजुअली हम एक लेजर बनाते हैं और उसको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग पार्ट में डिवाइड। जैसे परचेज का सारा ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड किया हमने, सेल्स की सारी ट्रांजैक्शंस एक जगह रिकॉर्ड किया हमने। अगर हमने कैश का ट्रांजैक्शन किया तो सबको कैश का एक जगह रिकॉर्ड किया। अगर बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो बैंक का अकाउंट हमने बनाया, उसका हमने अलग एक जगह इकट्ठा बनाया। यानी अगर हमें कभी इंडिविजुअली देखना हो कि बैंक में हमें कितना पैसा है, क्या क्या बिजनेस हमने बैंक से क्या क्या ट्रांजैक्शन किया, तो हम बैंक का अकाउंट में जाके देख सकते हैं। तो ये से हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। फिर इसको और हमने, अब ये जो डिटेल्स में हमारा रहा, अब इसको हमने समराइज कर दिया। समराइज करने के बाद बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाद हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड फिर बैलेंस शीट। तो ये जो आपका सिस्टम्स है इसको हम समराइजिंग कहेंगे। यानी यहाँ पे हमारा फाइनल अकाउंट्स बनता है, सिंपल वे में समझे आप, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट। और फिर आपका आता है एनालिसिस, ठीक है।
फिर हम क्या करते हैं, एनालाइज और इंटरप्रिटेशंस करते हैं, यानी डिसीजन लेते हैं कि ये जो हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ, ठीक है, आगे हम मैनेजमेंट आगे का डिसीजन लेती है इसी के बिहाफ पे कि आगे और क्या क्या हमें फ्यूचरिस्टिक प्लान बनानी चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है, आगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए और कौन कौन से हमें पॉलिसी लाना होगा, कौन क्या क्या प्लानिंग करनी होगी, वो सारी चीज़ें आपका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशंस के होता है। अब इसके बाद आप क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो अपने यूजर्स से, ठीक है बेटा। तो कम्युनिकेट टू यूजर्स का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के यूजर्स होते हैं हमारे, ठीक है, उसका हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे ये समझिए लोगों को हम बताते हैं, अपने जो अकाउंट्स हमने बनाया वो सारा हम अकाउंट्स की हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी लॉस हुई, कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, इनका पूरा डिटेल्स हम किसको देते हैं, अपने यूजर्स को देते हैं। तो ये चीज़ें आपको टर्म्स याद रखना चाहिए, IMRCSAC। अगर हम इसको अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से अगर मैं बोलूं तो इस तरह से आप कह सकते हो, ईशिका मुखर्जी और राहुल चौहान, ठीक है, सब आए कनाडा। ईशिका मुखर्जी, राहुल चौहान सब आए कनाडा, ठीक है, तो ये याद हो गया, राइट। तो इस तरह से एक आप बना सकते हो अपने तरीके से, ठीक है, और ये आपको लर्न हो जाएगा कि ये पॉइंट्स हैं और ये सिस्टमेटिक तरीके से आपको लर्न रखनी है बेटा, राइट। अब बेटा आपको डेफिनेशन समझना इजी हो जाएगा। अब देखिए आप, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब हमने आपको पढ़ा दिया कि रिकॉर्डिंग क्या होता है, ठीक है, रिकॉर्ड करने का ये एक आर्ट है। हाँ, क्लासीफाइंग यानी लेजर्स बनाना, और फिर उसको हमें समराइजिंग करना यानी समराइज करना, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर में हमें करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, ठीक है, और डेट वाइज करना है, उसे हम सिग्निफिकेंट मैनर करेंगे। एंड इन द टर्म ऑफ मनी, और हम उसी एंट्री को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे जिसको हमें मनी में हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। मनी में जिस ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड इवेंट्स, कोई भी इवेंट हो वो भी अगर हमारा मनी में मेजर किया जाता है तभी हम उसका रिकॉर्ड करेंगे। विच आर इन द पार्ट एटलीस्ट, ठीक है, जो इसका एक पार्ट होगा ऑफ द फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, और उसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर्स यानी कि फाइनेंशियल कैरेक्टर्स मीन्स जिसको आप रुपीस में कन्वर्ट करने वाली बात हो सकती है, जो पैसे में आएगा वो फाइनेंशियल कैरेक्टर्स में होना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, राइट। अब हम क्या करते थे, ठीक है, समराइज करने के बाद एनालाइज और इंटरप्रेटिंग करते थे। तो इंटरप्रेटिंग जो आपका रिजल्ट आता था उसे हम इंटरप्रेटेट करते थे, यानी उस पर हम एनालाइज करते थे, सोचते थे, विचारते थे कि आगे हमें क्या करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें ही आपका अकाउंटिंग कहलाता है बेटा। तो अब आपको डेफिनेशंस को समझ में आ गया होगा कि जो आपको हमने टर्म्स बताया वही यहाँ पे आपके अकाउंटिंग का डेफिनेशंस भी होता है, ठीक है बेटा। तो अगर आपका डेफिनेशंस आता है तो इसको आप एट इट इज लिखेंगे, इसमें कोई भी प्लस माइनस करने वाली बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये टर्म प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। इसके बाद आते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है। किसी भी चीज का बनाने का कोई ना कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, पर्पस होता है। तो इसके अकाउंटिंग बनाने का क्या ऑब्जेक्ट है? पहला पॉइंट, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अब जितनी भी चीजें हैं उसको तो हम मेंटली अपने माइंड में तो रख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, जितना भी डे बाय डे सेल होता है, परचेज होता है, कैश में होता है, क्रेडिट पे होता है, जो भी चीज़ें होती है उसको हम मेंटेन करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिसको, ठीक है, वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कहलाते हैं। यानी फाइनेंशियल जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी उसको हम सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। पहला पर्पस ये हुआ। सेकेंड है डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। हम जब बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं, कि हम प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इसको जानने के लिए। तो अकाउंट हमारा बनाने का पर्पस ही, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, कि कितना हमारा प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, इसको हमें फाइंड आउट करना है।
जो हमने आपको बताया किसके थ्रू होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, उससे हमें प्रॉफिट और लॉस का मालूम होता है। थर्ड है आपका डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशंस का मतलब होता है बेटा, जिसको हम सेकंड लैंग्वेज आपको कहें तो ये आपका बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स होता है हमारा। क्या होता है 2 पार्ट्स कि लायबिलिटीज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एसेट्स। यानी ये दोनों चीजें इक्वल होना चाहिए, राइट। तो कितनी लायबिलिटीज है, कितनी एसेट्स है, कितना कैपिटल है, इसके बारे में हम बनाएंगे, डिटेल्स में पढ़ोगे अभी। तो ये चीजों का हमें मालूम कहां से होता है, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू कि कितना हमारा एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, इस चीज का हमें मालूम हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं, राइट बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फैसिलिटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि यह आपको डिसीजन लेने में, कि मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है। अगर आपके पास सारी चीज़ें हैं तो मैनेजमेंट इससे डिसीजन ले सकता है कि कॉस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर ज़्यादा कुछ एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है, किसी चीज़ का प्रोडक्ट का कॉस्ट ज़्यादा अगर आ रहा है तो उसको कैसे कम किया जाए। दूसरा, और बिजनेस को कैसे हम और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, इसके सेल्स को कैसे, कितने हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और अपने बिजनेस को किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का डिसीजंस लेने में उनको हेल्प मिलता है, इसलिए हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं बेटा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। अब बनाने के बाद अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि अपने यूजर्स जो हमारे लोग हैं उनको हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं ये इंफॉर्मेशंस, ठीक है, यूजर्स को, कि आप अकाउंट्स देखिए, ये हमारा अकाउंट्स है, फाइनल अकाउंट्स है, इतनी प्रॉफिट हुई, इतना लॉस हुआ, इतना एसेट्स है, इतनी लायबिलिटीज है। इनके बारे में पूरी हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं उनको, अपने यूजर्स को। 6th पॉइंट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, राइट। अब जो हमने बिजनेस का एसेट्स है हमारे पास, मान लो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कितनी चेयर है, कितनी सोफा है, कितना कंप्यूटर है हमारे पास, ठीक है, कितने फैन हैं, कितना एसी है, राइट, कितने टेबल और चेयर्स हैं, इन सब चीज़ों का अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो कोई भी चीज़ वहाँ से मिसिंग नहीं हो सकती, क्योंकि सबका हमें रिकॉर्ड है कि इतने हमारे पास 50 चेयर्स है, 50 हमारे पास टेबल है, ठीक है, 50 हमारा कंप्यूटर्स है। तो हमारा क्या है, सारी चीज़ें रिटन में गिवन है, सारी चीज़ों का रिटन में हमारे पास एविडेंस के साथ है, तो हम इसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी लिखा होगा तो कोई वहाँ से हमारा मिसप्लेस नहीं हो सकता, या किसी तरह की कोई चीज़ संभावना नहीं है कि वो चीज़ें मिसप्लेस हो। तो रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हम बाद में उसको काउंट करें तो वो चीज़ें हमारा सही से पता लग जाए कि क्या हुआ है। अगर कोई चीज़ डैमेज हो गया तो हम उसका भी हम एंट्री करते हैं कि ये चीज़ें हमारी डैमेज हो गई, या ये हमारा लॉस बाय थेफ्ट है, तो उन सब चीज़ों का हम रिकॉर्ड करते हैं बेटा। तो इस तरह से हमें बिजनेस प्रोटेक्ट करता है, बिजनेस एसेट्स को भी। यही रीजन है कि हम अकाउंटिंग बनाते हैं, राइट। तो अकाउंटिंग का बनाने का क्या ऑब्जेक्ट्स है, आई थिंक आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। अब एक और भी हम टॉपिक इसके साथ कर लेते हैं, फिर इसे हम एंड करते हैं, ओके। अब बेटा हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी जो आपने जितने भी टर्म्स पढ़े वो सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम लेते हैं, ठीक है, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं। ये सारे जो टर्म्स हैं जिससे हमें प्रॉफिट और लॉस का मालूम होता है वो आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है। यानी आप इसी से हम क्या मालूम होता है, हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, इन सब चीज़ों का मालूम करने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। अब सपोज करो कोई आप कुछ भी आप प्रोडक्शन आप कर रहे हो, एक हम मोबाइल ले लेते हैं कि हमने क्या किया, मोबाइल का हमने बनाना स्टार्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, ठीक है।
तो अब इस मोबाइल का कितना कॉस्ट आएगा, ठीक है, कॉस्ट आएगा, और उसको हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना, कॉस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा प्रॉफिट का मार्जिन आ पाए। तो ये जो आपका है किसी चीज़ का कॉस्ट का फिक्स करना और बाद में MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब चीज़ें जो डिसाइड किया जाता है वो किस अकाउंटिंग के थ्रू किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू होता है बेटा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका कॉस्ट से रिलेटेड है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का, या वो पेन बना रहे हैं हम सपोज करो, तो पेन की क्या कॉस्ट आएगी, और हम अपना कंपटीटिव मार्केट को भी देखेंगे कि वो जो बना रहा है इसी तरह का गुड्स, उसका क्या प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस से हमें मालूम हो जाता है, तो अब कितना मार्जिन हमें रखना है, यानी कितना प्रॉफिट का मार्जिन रखना है, ये सब चीज़ें जो डिसाइड की जाती है, ठीक है, कॉस्ट से रिलेटेड, सेलिंग प्राइस से रिलेटेड, उसको किस तरह से हम कंट्रोल कॉस्ट को कर सकते हैं, कितना मिनिमाइज हम कर सकते हैं, वो सारा काम कहाँ होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है कि वो तो ये सारे टर्म्स को देखती है, और देखने के बाद, यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सबको देखती है, और देखने के बाद आगे फ्यूचर की प्लानिंग करती है, ठीक है, डिसीजन लेती है कि हमें आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। ये जो है ये सिस्टम के थ्रू वो फिर ऑडिट करवाती है, ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस होता है वो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, डिसीजन मेकिंग हम बात करेंगे, ठीक है, कि डिसीजन लेते हैं मैनेजमेंट किसके बिहाफ पे, इन दो अकाउंट्स के बिहाफ पे, राइट। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, या क्या कॉस्ट है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करती है, वो सब जो डिसीजन आगे की प्लानिंग करती है वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आता है। फोर्थ है आपका टैक्स अकाउंटिंग। बेटा टैक्स अकाउंटिंग में आप देख रहे होगे आजकल GST, अब गुड्स सेल्स एंड टैक्स, ठीक है ना, ये जो आपका है वो भी आपका टैक्स अकाउंटिंग के अंदर ही आएगा, ठीक है। और भी कई जगह कुछ चीज़ें आपका आज भी कस्टम ड्यूटी हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, ये सब चीज़ भी लगा हुआ है, जैसे पेट्रोल वगैरह या और भी जो गुटखा और ये सब जो सिगरेट वगैरह देख रहे हो, इन सब चीज़ों पे अभी GST नहीं लगा है। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पे GST अभी भी नहीं लगा है, उस पर अभी भी पुराने टैक्स वगैरह ही लगे हुए हैं, जिसको हम वैट, सेल्स टैक्स, ठीक है, कस्टम ड्यूटी अगर बाहर से मंगवाते हैं तो वो सारी चीज़ें टैक्सेस लगी होती है। तो यानी टैक्स से रिलेटेड जितनी भी अकाउंट की बात करेंगे हम, जितना भी टैक्स से रिलेटेड हम बात करेंगे ट्रांजैक्शंस की, वो सारे ट्रांजैक्शंस को हम टैक्स अकाउंटिंग के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो टैक्स से जितनी भी रिलेटेड होगा, टैक्स से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे, ठीक है, वो आपका टैक्स अकाउंटिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब बिजनेसमैन का, बिजनेस जो भी बिजनेस करता है उसकी एक क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कि अगर वो लोगों को अपने गुड्स बेच रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है, अर्न कर रहा है, तो उनका भी एक दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो लोगों के लिए भी कुछ करे, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है सिचुएशन, आप देख रहे हो कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रहा है, इसमें बहुत सारी कंपनीज आई है, बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही है कि लोगों के लिए ऑक्सीजन का फ्री में बांट रही है, ठीक है, ऑक्सीजन दे रही है, साथ में किट्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़, खाने वगैरह का जो भी कोरोना वायरस से ग्रसित है उस फैमिली अगर खाने का अरेंजमेंट नहीं कर पा रही है तो उनके खाने की व्यवस्था कर रही है। तो ये क्या है, ये उन बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलेटेड जो भी हम बातें करते हैं, जो भी हम अकाउंट से रिलेटेड बात करेंगे, वो आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग के अंदर आता है बेटा, ठीक है। तो ये हमारा ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग थी, इसके 5 ब्रांचेज हैं, ठीक है। और उस ब्रांचेज को आप लोगों को मालूम रखना है कि ये चीज़ें क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। ओके बाय, टेक केयर, नेक्स्ट हम क्लास में मिलते हैं।